तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने पहले वीडियो पर, जिसमें हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं। मैंने कुछ मेंशन किया है और कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पहले वीडियो से, पहले प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों? तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि संविधान का भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है? तो अभी तुरंत आपको पता है कि संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें 12 से लेकर और 35 तक, 12 से लेकर और 35 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न पर आइए। तो अगले प्रश्न बोलता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो तुरंत बताया दोस्तों कि संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार के चर्चा की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कुल मौलिक अधिकारों की जो संख्या है दोस्तों वो पहले तो 7 थी, लेकिन वर्तमान में है वो कितने है दोस्तों? 6 है। एक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो आर्टिकल 31 में था और 19 के 6 में भी था, जिसको संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको ध्यान से देखिए दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, भाषण का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन सूचना का जो अधिकार है दोस्तों ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये मूल संविधान में हमारे नहीं इसकी चर्चा है। ये बाद में एक एक्ट आया जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन में निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो आपको पता होगा दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किसी राज्य में या देश में तो जितने भी मौलिक अधिकार है वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। केवल 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो स्वतः समाप्त नहीं होते। वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो 20 और 21, 20 और 21 जो है दोस्तों वो जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता है 21 में, और 20 में जो है वो दोष सिद्धि संरक्षण है। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा जो है इसमें चर्चा की गई है। तो 20 और 21 जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी लागू होते हैं, वह स्वतः समाप्त नहीं होते। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में से संशोधित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार में दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व दोस्तों वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों पर है। बी और सी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों पर यह दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों को क्या करे? लागू करे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है दोस्तों वो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर दोस्तों। तो अगले प्रश्न में चलेंगे दोस्तों, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? और समानता का अधिकार जो है दोस्तों इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं। देखिएगा, समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में दिया गया है। एक एक करके हम आपको सब बताते हैं। 14 में क्या दिया गया है? 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समता के बारे में चर्चा की गई है।
15 में बताया गया है दोस्तों कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। किसी से भेदभाव धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। 16 में चर्चा किया गया है दोस्तों लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता। मतलब सरकार अगर कोई नौकरी देगी या किसी भी संस्था में एडमिशन देगी तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकती है, सबको समान रूप से अवसर देगी, इसकी चर्चा की गई है। 17 में चर्चा की गई है छुआछूत से छुटकारा और अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 में किया गया है दोस्तों कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में। तो ये हो गया दोस्तों 14 से 18 समानता का अधिकार, इसी को समता का अधिकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित किया गया है? तो 23 और 24 में दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा की गई है। 23 में चर्चा किया गया है दोस्तों कि किसी से जबरन आप बंधुआ मजदूर या किसी से जबरन आप कोई काम को नहीं करा सकते या देह व्यापार भी नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति या किसी महिला या किसी बच्चे को बेचना या खरीदना, देह व्यापार नहीं कर सकते हैं, या किसी से जबरन आप कोई काम भी नहीं करा सकते, इसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, वो आप नहीं करा सकते। उसकी चर्चा 23 में है दोस्तों। और 24 में क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी खतरनाक जगह पे काम नहीं करवा सकते, ये इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में नौकरियों के लिए समान अवसर प्रदान की गई है, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो ये अनुच्छेद 16 के द्वारा दोस्तों। अनुच्छेद 16 आपको हम बता चुके हैं कि लोक नियोजन में समानता दिया गया है कि सरकार अगर कोई नौकरी या कोई भी सरकारी संस्था में एडमिशन होगा तो उसमें समान रूप से सबको क्या देगी दोस्तों? अवसर प्रदान करेगी। इसमें कुछ अपवाद भी है कि SC/ST के लिए कुछ छूट दिया गया है, लेकिन वो एक अलग बात हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 जो है वो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जिसमें 19 के 1 के ए में चर्चा किया गया है दोस्तों वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में चर्चा किया गया है शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। सी में चर्चा किया गया है सहकारी समितियां बनाना, इसकी चर्चा की गई है। डी में चर्चा किया गया है दोस्तों कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19 के 1 के डी में की गई है। ई में की गई दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपके पास है। उसके बाद एफ जो है दोस्तों उसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसको संविधान में संशोधन करके उसको हटा दिया गया है, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300 के ए में उसको रखा गया है। उसके बाद जी में आता है कि कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन लीगल व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको हम बता दी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है दोस्तों वो आर्टिकल 19 में है। कहाँ दोस्तों? आर्टिकल डायरेक्ट प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखा गया है, लेकिन उसमें जो वाक्य अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई हो। ये ALP 2024 से पूछा गया दोस्तों। सभी प्रश्न इसमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने कुछ को मेंशन किया है, कुछ को नहीं किया है, लेकिन आप समझिए कि सही प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके ऑप्शन थोड़ा सा दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन में आप अनुच्छेद लिखाया नहीं, सिर्फ अनुच्छेद लिख दिए हैं, तो इसमें आप समझिएगा। इसका आंसर डायरेक्ट समझिए। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में कि अनुच्छेद 20 में जो दोस्तों दिया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा और वो सज़ा उसी समय के अनुसार मिलेगा जिस समय अपराध हुआ है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 20 में किया गया दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? शिक्षा का जो अधिकार था दोस्तों पहले मौलिक अधिकार नहीं था, इसमें संशोधन करके इसको मौलिक अधिकार में बनाया गया है। तो ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके आर्टिकल 21 के ए में
एक आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, और यह उसका मौलिक अधिकार है। देखिए दोस्तों, एक होता है ए, स्मॉल ए, और एक होता है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का मतलब है कि संशोधन होकर आया है, और स्मॉल ए का मतलब है कि वो पहले से उसमें मौजूद है। स्मॉल ए या स्मॉल बी हो तो इसका मतलब है कि उसमें पहले से वो मौजूद था मूल संविधान में। लेकिन कैपिटल जब जैसे ही आ गया, इसका मतलब वो संशोधन हुआ है, संशोधन होकर संविधान में वो आया है। समझ गए दोस्तों। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये दोस्तों 21 में, इसकी चर्चा 21 में की गई है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजी प्राइवेसी, ये सब की चर्चा आर्टिकल 21 में की गई है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर कर देंगे। अगला प्रश्न करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपको बताया है कि आर्टिकल 23 और 24 जो है दोस्तों, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं के बारे में बताता है, जिसमें 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों 24। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो रिट वो 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। कौन दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। और जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, वो अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों। वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है, उसमें एक कानूनी अधिकार पे भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, जो कि 19 के 1 के एफ में भी था और 31 आर्टिकल 31 में भी था। 19 के 1 के एफ में था और आर्टिकल 31 में भी था संपत्ति के अधिकार। इसको हटाकर और 300 के ए में रखा गया दोस्तों। देखिए कैपिटल ए में रखा गया क्योंकि इसमें संशोधन हुआ है, तो 300 के ए में रखा गया है और इसको मौलिक अधिकार से अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो मार्शल लॉ से जितने भी अधिकार हैं वो आते हैं 34 के अंतर्गत। जब मार्शल लॉ लागू होता है दोस्तों, तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप स्वतः वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आप मार्शल लॉ जहाँ लगा हुआ है वहाँ आप अपने मौलिक अधिकार की चर्चा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये मौलिक अधिकार है, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। जहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ उसी का लॉ चलेगा, उसी का नियम चलेगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का भाग 12 जो है कि किस अनुच्छेद में चला गया? संपत्ति के अधिकार जो है वो बता चुके हैं कि भाग 12 में कहाँ चला गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 300 के ए में चला गया। अगला प्रश्न है कि किस मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी? तो मूल संरचना के बारे में किस मामला में बताया गया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मूल संरचना है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये कौन से केस में आया था दोस्तों? तो यह आया था केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का यह मामला है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि उपाधियों का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, समता का अधिकार या समानता का अधिकार जब हमको बताए थे तो अनुच्छेद 18 की चर्चा किए थे, जिसमें यह बताया गया है कि उपाधियों का अंत कोई भी व्यक्ति जो है वो बड़ा उपाधि जैसे हो गया राजा का उपाधि, या पहले बहुत सारे लोग उपाधि रखते थे, उसका समाप्त कर दिया गया है। जिसमें अवार्ड को नहीं हटाया गया कि अवार्ड जैसे में आप किसी को ये नहीं कह सकते भारत रत्न से सम्मानित अगर है, पद्म भूषण से, ये सब अवार्ड है, इसको नहीं हटाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो कौन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 जो है दोस्तों वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है दोस्तों? कि धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 क्या कहता है? कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कोई भी अगर धर्म
से रिलेटेड अगर काम है उसमें सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी। इसकी चर्चा 27 में की गई है। 28 में किया गया है दोस्तों कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अगले प्रश्न पे चले तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है दोस्तों वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता किया गया। तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और पूजा इसकी स्वतंत्रता की गई दोस्तों। इसकी चर्चा की गई है आपकी तुरंत बताएं आपको आर्टिकल 28 में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन लगा लीजिएगा 16, 17, 18 और 19। तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसमें छुआछूत का अंत के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।